नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, 21 मार्च को हर साल विश्व कविता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लगभग 2 दशक से ज्यादा समय हो गया इस चलन को, लेकिन आज भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है और कम हो भी नहीं सकती, क्योंकि इंसानी समाज एक ऐसी जगह है जहां चुनौतियां कभी समय और सुविधा देखकर नहीं आती। और जो लोग कविता के असर को समझते हैं वे जानते हैं कि हर चुनौती का सामना करने में कविताओं के दम पर मिली हिम्मत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए मैंने भी अपनी एक कविता में कहा है कि ए कविता, तू नाज कर अपने होने पे, कुछ हाथ टटोल रहे हैं अपने ताज तेरे डर से खोने से। यूं तो इस मौके पर हम आपसे कई जरियों से जुड़ सकते थे, लेकिन हमें लगा कि क्यों ना आज उनसे बात की जाए जो वर्तमान में हिंदी कविता का एक बेहद सशक्त, सार्थक और शक्तिशाली स्वर है और जिनकी कविताओं में विज्ञान, इंजीनियरिंग, दर्शन, विद्रोह, चुनौती और सहजता एक साथ मिलती है। और जब ये सब बातें एक चेहरा ले लेती हैं तो वो नाम बनता है नरेश सक्सेना का। नरेश सक्सेना जी ने अपने लगभग 70 वर्षीय जीवन में किताबें भले ही 2-4 लिखी हों, लेकिन वर्तमान में जीवन का वो कौन सा रंग हो सकता है जिसकी बात चले और जिक्र नरेश सक्सेना जी की कविताओं का ना हो। नरेश जी कविताओं के अलावा नाटक, पटकथा लेखन और फिल्म निर्देशन से भी जुड़े रहे हैं। फिल्म निर्देशन के लिए उन्हें साल 1992 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, जहां एक तरफ उनका लिखा नाटक आदमी का अ अपने मंचनों के कारण हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ उनकी कविता संग्रह समुद्र पर हो रही है बारिश और सुनो चारुशीला आज हिंदी साहित्य में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। तो चलिए अब अपनी बातचीत में सीधे शामिल कर लेते हैं श्री नरेश सक्सेना जी को। तो आदरणीय नरेश सक्सेना जी, सबसे पहले तो द वायर पर हिंदी की बिंदी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सर, जैसा कि विश्व कविता दिवस को ध्यान में रखते हुए हम बातें कर रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि बतौर कवि आपको क्या लगता है कि विश्व कविता दिवस की जो परिकल्पना थी, जो उद्देश्य था, जो इसको लेकर अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी, क्या ये दिन उसको जस्टिफाई कर पा रहा है? देखिए, कविता तो खास तौर से हिंदी में लिखी कविताएं तो कवि खुद ही पढ़ते हैं, पाठक उनके कहाँ हैं। जो मंच पर कवि पढ़ते हैं उनके हजारों श्रोता हैं, लेकिन हिंदी की जो जो कविता अपने आप को साहित्यिक कविता मानती है, वो मंच पर, पॉपुलर मंच पर जा नहीं रही है। और जो मंच पर कविता आ रही है वो लोगों के मनोरंजन के, उसका उसका उद्देश्य ही पैसा कमाना है। लिहाजा कोई गाना गाता है उसमें, कोई चुटकुले सुनाता है, हंसी मजाक, कोई राष्ट्र प्रेम से भर करके और पाकिस्तान की और चीन की चिंदी चिंदी कर देता है। वो कविताएं हैं नहीं। और जो साहित्यिक नाम से कविताएं लिखी जा रही हैं उनके श्रोता या पाठक लगभग नहीं हैं। खुद हम अपनी ही कविताएं पढ़ लें और अपना प्रसन्न रहें। आप पढ़ लेती हैं, हम पढ़ लेते हैं, आप भी लिखती हैं, हम भी लिखते हैं। जी। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि हमारी सारी भारतीय भाषाएं लगभग गुलाम भाषाएं हैं। ये ज्ञान की भाषाएं नहीं हैं। ज्ञान तो अंग्रेजी में दिया जाता है। यहाँ पर पूरे भारत के सारे प्रांतों में कहीं भी मातृभाषा में, चाहे वो बंगला हो, तमिल हो, मराठी, कितनी पुरानी, हजारों साल पुरानी भाषाएं हैं ये। लेकिन इनमें हमने मान लिया है कि इनमें ये ज्ञान देने के लायक नहीं है। ज्ञान तो अंग्रेजी में दिया जाएगा। तो जो भाषाएं ज्ञान की भाषाएं नहीं हैं तो वो अज्ञान की भाषाएं हैं और कोई उन्हें पढ़ना पसंद नहीं करता। बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम में, 4 साल की उम्र से बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने। ज्ञान प्राप्त कर नहीं पाते, वो रटने लगते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि पिछले 75 वर्ष भारत की आजादी के बाद
भारत में एक भी विश्व स्तरीय अनुसंधान नहीं हुआ, नोबेल प्राइज तो छोड़िए। और छोटे छोटे देश, एशिया के छोटे छोटे देश, चीन और जापान तो बहुत बड़े हैं, दक्षिण कोरिया जैसा छोटा देश, या हंगरी जैसा छोटा देश जिसकी आबादी 1 करोड़ है, उसके पास दर्जनों नोबेल प्राइजेस हैं हर विषय के। सीवी रमन ने बचपन में कभी पूछा था कि तारों की मृत्यु होती है तो तारों का जन्म कैसे होता है। ये तो उसने बचपन में पूछ लिया था सवाल कि तारों का जन्म कैसे होता है। उसकी माँ ने कहा मुझे नहीं पता, पिता से पूछो। पिता ने कहा मुझे भी नहीं पता, अपने गुरु से पूछो, शिक्षक से। तो टीचर से पूछा, किसी टीचर ने नहीं बताया। उसने कहा कि माँ तुम कहती हो जो जन्म लेता है वो मरता है, तो तारे मर रहे हैं, तारे टूटते हुए हम देखते हैं, तो उनका जन्म कैसे होता है। जो जो जिज्ञासाएं, जो आनंद, जो प्रश्न 6 साल के, 7 साल के, 10 साल की उम्र में उठते हैं, वही जाकर के वैज्ञानिक बनाते हैं। रटने से वैज्ञानिक कोई नहीं बनता, नए सवाल तोड़ने होते हैं, नए सवाल पूछने होते हैं, सवालों की सीमाएं तोड़नी होती। तो ये तो हम बचपन में किल कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं बच्चों की। वो रटने लगते हैं, समझते कुछ नहीं है। जी। तो अब माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी पत्रिका पढ़ें, और अगर कविता पढ़ें तो अंग्रेजी की पढ़ें। तो हमारी आपकी कविता पढ़ेगा कौन? तो ये तो बात रही हिंदी की कविता की या क्षेत्रीय भाषाओं की कविता की, लेकिन अगर मैं पूरे कविता दिवस की ही बात करूं तो क्या ये अपनी परिकल्पना में पूरा उतर पा रहा है? क्या ये जो अपेक्षा थी वो अभी भी पूरी हो पाई है, या फिर जिस तरीके से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं अपना वर्चस्व खो रही हैं या बना ही नहीं पा रही हैं, वैसे में भारत में विश्व कविता दिवस मनाने का क्या औचित्य रह जाता है? नहीं, औचित्य तो है, औचित्य तो है, इसलिए कि हम कम से कम साल में एक दिन, एक बार ये याद तो करें कि हमारी कविता, हमारी भाषा और कविता क्या काम करती है, कविता क्यों जरूरी है। जहाँ जहाँ कविता नहीं होती, जहाँ कलाएं नहीं होता, ये कलाएं नहीं होती जिस समाज में, उस समाज में विज्ञान भी नहीं होता, उस समाज में मनुष्यता भी कुछ कम होती है। और पूरा संसार चूंकि इस समय हिंसा से भरा हुआ है, लिहाजा विश्व भर में कविता की हैसियत, कविता की के पाठक घटे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही हो रहा है। मैं लंदन में वाटरस्टोन नाम के स्टोर की चेन है पूरी की पूरी, वहाँ एंथोलॉजी ढूंढता रहा यूरोपियन पोइट्री की, मुझे नहीं मिली। इवन इंग्लिश पोइट्री की एंथोलॉजी भी वहाँ नहीं थी। शेक्सपियर थे, वर्ड्सवर्थ थे, कीट्स थे, शैली थे, और 2 अलमारियां कुल इंग्लिश पोइट्री की थी, और बाकी जो 3 मंजिला वो दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान है, और 50 अलमारियां जो थी वो दूसरे दूसरे विषय की किताबों से भरी हुई थी, प्रोज से, फिक्शन से, और दूसरे विषय जो हैं फिलोसफी से, विज्ञान से की किताबें वहां थी। पोइट्री की किताबों की सिर्फ 2 अलमारियां थी। ये हाल मेरा रोम में भी हुआ, ये हाल मेरा यूरोप के दूसरे देशों में भी हुआ कि वहां पे पोइट्री की किताबें बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। हालांकि पोइट्री की ये हालत नहीं है जो भारत में है। तो औचित्य जब आप पूछ रही हैं, तो औचित्य तो है कि हम इस पर कम से कम एक बार, और मैं तो हर बार, जितनी बार मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं इसकी चिंता करता हूँ, इस पर विचार करता हूँ। और मैं चाहता हूं कि लोग इसके बारे में सोचें, साहित्यकार ही सोचें, कवि ही सोचें, और इस स्थिति के विरुद्ध एक आंदोलन की जरूरत है दरअसल। कहा जाता है कि जब हम खुश होते हैं तब कविता कहते हैं, जब हम उदास होते हैं तब कविता कहते हैं, बल्कि कहा जाता है कि रुदन से ही पहला गान, पहली कविता उपजी थी। लेकिन आपकी बात से ये झलक मिलती है कि पूरी दुनिया में कविताएं सिमटकर अब 2 अलमारियों तक आ जाती हैं, उन भाषाओं में भी जिन भाषाओं में यानी अंग्रेजी में दुनिया को ज्ञान देने की बात कही जाती है। तो जब कविताएं सिमटकर दुकानों तक में सिर्फ 2 अलमारियों तक आ गई हैं, तो एक आम व्यक्ति के जीवन में कविता कहाँ और किस रूप में बची है, और कविता है तो कहाँ है? कविता है, कविता तो आप ये देखिए कि कविता के बहुत से तत्व
हिंदी के अखबारों के शीर्षकों में आ गए हैं। ध्वन्यात्मकता आ गई है, विडंबना बोधक शीर्षक आ रहे हैं। कविता तो है, बिना कलाओं के मनुष्य मनुष्य होता ही नहीं, और ये उसकी प्रकृति में है कि वो खेल करे। बच्चा तो खेलते हुए बड़ा होता है, ठुमकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। हम उसे रोकना शुरू करते हैं। बच्चे को दीवार अगर मिल जाती है और पेंसिल मिल गई तो समझ लीजिए कि उसने चित्रकारी कर दी उसने। वो अपने दस्तखत हर दीवार पे कर देता है। बच्चे के भीतर इतनी क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हम बच्चे को रोकना शुरू कर देते हैं। नाचो मत, ये गाओ मत, हर वक्त ये दीवारों पर कुछ बनाओ मत, ये मत करो। यानी बच्चे को बजाय कलाओं में प्रोत्साहन देने के हम उसे रोकना शुरू करते हैं। दूसरा, हमारी संस्कृति के विकास में एक दिक्कत क्या हो गई कि नाचना गाना बड़ी जातियों में, यानी ब्राह्मणों का कोई नृत्य नहीं होगा, ठाकुरों का कोई नृत्य नहीं होगा, वैश्यों का कोई नृत्य नहीं है, धोबियों का नृत्य होगा, चमारों का नृत्य होगा, कोरियों का नृत्य होगा। यानी नाचना गाना जो है वो नीची जातियां, जिनको नीची जातियां कहा, वो नाचेंगे गाएंगे। बांसुरी बजाने वाले जो हैं वो, मैं जब बांसुरी बजाता था तो मेरे पिता कहते थे कि बेटा ये काम जमादारों का है, भंगी बजाते हैं बांसुरी। सोचिए जरा, जी। बड़े होकर मैंने देखा कि सही कह रहे थे वो। तो ये कलाओं को हमारे यहाँ नीची जातियों का काम बता दिया गया कि ये छोटी जातियां हैं। और इसी तरह से हमारे जो कारीगर थे, जो लोहार थे, सुनार थे, जो शिल्पकार थे, जो बढ़ई थे, जो रथ के पहिए बनाते थे, उनसे कहा तुम छोटी जाति के हो, शूद्र हो, और तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं। यानी कितना अत्याचार हमारे ऊपर, हमारी कलाओं के ऊपर हुआ है, इसका कोई हिसाब नहीं है भारतीय संस्कृति में। ये जो सनातन धर्म है, जिसका काम है, ये इसकी उपलब्धि है। क्या करें, इससे मुक्ति तो पाना होगा ना। बिल्कुल, और ये आपने बहुत सही बात उठाई है कि पूरी ज़िंदगी एक मनुष्य खुशी की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन जिन कलाओं से, जिन कविताओं से, जिन गीत से, जिस डांस से मतलब लोगों को खुशी मिल सकती है, उस खुशी से वो अपनी बंधी हुई मान्यताओं या मतलब सो कॉल्ड ये जो खाने हैं, इनमें बँटने की वजह से उसी खुशी से वो दूर रहता है। और दूसरी बात मतलब जो मैं आपकी इस बातचीत में देख पाई हूँ कि कितनी भी बौद्धिक बातें हों, कितनी भी गंभीर बातें हों या कितनी भी उदास कर देने वाली बातें हों, उसके बीच में अगर ज़िक्र एक बच्चे का आ जाए तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। आपकी कविता मुझे शिशु याद पड़ती है, वो कविता ऐसी है कि वो कविता की मुस्कुराहट है। तो मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आप अपनी वो कविता हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाइए। कविता का शीर्षक है शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं, संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं, संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। क्या बात है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं, संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, उसी से तो है जो आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं, संगीत समझता है। वाह सर, बहुत सुंदर कविता और बहुत ही सरल, बहुत ही गहरी। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों को अपनी ये कविता खुद सुनाई। आती हूँ मैं अपने अगले सवाल की तरफ सर। अक्सर हम देखते हैं कि कविताओं में जिस वर्ग की बात की जाती है,
जिस वंचित वर्ग की बात की जाती है, जिस पर लिखी गई अनेक कविताएं या मतलब कला के दूसरे माध्यम बड़े सराहे जाते हैं, पुरस्कृत होते हैं, लेकिन असल में जिन जन सरोकारों का या जिस हाशिए पर पड़े व्यक्ति की बात कविता या कलाएं करती हैं, उस व्यक्ति के जीवन में उन कलाओं या उन कविताओं का कोई स्थान होता ही नहीं है, वही उस परिदृश्य से गायब होता है। ये स्थिति क्यों बनती है सर, मैं समझना चाहूंगी। आप कोई भी प्रश्न करेंगी उसके जवाब राजनीति में जाएंगे। हमारे 70% या 60% लोग अगर गांव में रहते हैं, गांव में अगर स्कूल नहीं होंगे, गांव में शिक्षक नहीं होंगे, शिक्षक होंगे तो पढ़ाने नहीं जाएंगे, अगर उनकी जगह लाखों शिक्षकों की भर्तियां नहीं की जाएंगी, जगह खाली पड़ी रहेंगी और सरकार राजनीति ये सोच लेगी कि हमें शिक्षा पे खर्च नहीं करना है, तो गांव की शिक्षा खत्म हो गई। उसके बाद आती है शहरी शिक्षा, वो आप जानती हैं, इंग्लिश मीडियम हो गई। तो जिन लोगों की बात आप कर रही हैं, जिन हाशिए के लोगों की बात कर रही हैं और जो आप स्वयं कह रही हैं कि उनके पास तो कविता पहुंचती नहीं है, उनके उनका वो तो उनका जीवन संघर्ष ही इतना कठिन कर दिया गया है। आप सोचिए जरा सा, पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि हम यानी 20-22 करोड़ की तो उत्तर प्रदेश की आबादी है, उसमें कहते हैं 16 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना दिया लोगों को। यानी लोग इस लायक ही नहीं रहे कि अपना राशन खरीद सकें, अपनी दाल रोटी भी खा सकें। तो ऐसे ऐसे समाज में जो इतना विकलांग हो गया हो, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, उस समाज से हम क्या कविताओं के उत्कर्ष की कल्पना करेंगे। कविताओं के प्रश्नों, कविताओं के अंदर जो प्रश्न आते हैं, विज्ञान उन्हें सॉल्व करने में, विज्ञान उनका हल खोजने में कभी कभी 50 वर्ष, कभी कभी 100 वर्ष लगाता है। कविता कोई ऐसी चीज नहीं है जो विज्ञान से नीचे की चीज है। हमारे यहाँ तो एक और विचित्र धारणा चलती है कि जो बच्चा गणित में कमजोर है उसे कलाओं का विद्यार्थी, साहित्य का विद्यार्थी बनाती। जिसे गणित नहीं आता, जिसे जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता, जिसे पहाड़ा नहीं आता, जिसे रटना होता है, दरअसल शुरुआत में तो गणित भी यही होता है, वो क्या कल्पना कल्पना उन विषयों में जाएगा जिनमें कल्पना की बहुत दरकार होती है, समझ की तो होती ही है। वो कौन सी कला है जो अज्ञान से उपजती है? कलाओं से ज्ञान का बहुत बहुत ही सीधा संबंध है, और कलाएं जो हैं वो विज्ञान से नीचे नहीं होती, ऊपर होती हैं, वो मनुष्यता का आधार है। सर, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया युद्ध की विभीषिका झेल रही है, हिंसा झेल रही है, ऐसे समय में हम कविता की ओर उम्मीद से देखते हैं। क्या आपके जहन में कोई ऐसी कविता आती है जो इस समय आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? हर कविता, हर अच्छी कविता हमारे सामने मनुष्यता के प्रश्नों को उठाती है, हमारी संवेदना को जगाती है। तो ऐसी एक कविता क्या, जिस कविता को भी आप मैं आपको मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है, जो है सबसे नजदीक उसी से सबसे ज्यादा भय है, ये इतना बुरा समय है। मरना है ये तो तय है। चले गए जो लोग कहाँ जाकर अब उन्हें तलाशें, जहां मछलियां तैर रही थीं, गंगा तट पर तैर रही हैं लाशें। शांति लिखी ओठों पर लेकिन सीने में कोहराम लिखा, हम सबका काम तमाम लिखा,
श्याम घटा पर, श्याम घटा पर हिंद महासागर का जैसे नाम लिखा है, भक्तों के सीने पर जय श्री राम लिखा है, और सभी जानते इन लाशों पर किस कातिल का नाम लिखा है। दामिनी जी, हमारा समय बहुत हिंसा से, बहुत न सिर्फ हिंसा से, बहुत झूठ से भर गया है, और इस झूठ के सामने हमारे शब्द जो हैं वो बहुत ही असहाय हो गए। तो ये वक्त तो ऐसा है, मैं कहता हूं वक्त होता है जब पत्ता खड़कने का बहुत बड़ा अर्थ होता है, वरना बाद में ढोल पीटना व्यर्थ होता है। जी। वक्त होता है जब पत्थर का नहीं, पानी का स्पर्श भी बहुत सख्त होता है, और जैसा वो बुजुर्ग कवि कह गया है कि उस वक्त जो आंख से टपकता है वो पानी नहीं, रक्त होता है। मैं कहता हूं दोस्तों, जिसे कुछ कर गुजरना है उसके लिए तो ऐसा वक्त हर वक्त होता है। क्या बात है, वक्त होता है बहुत सुंदर। जब पत्ता खड़कने का बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो पत्ता खड़काइए दामिनी जी। जी बिल्कुल सर, और उसमें आपने पूरा पूरा हमारा साथ भी दिया है। कई बार ये होता है कि कविता तारीफ से बहुत ऊपर होती है और उसकी जो सच्ची प्रशंसा होती है वो तालियों की गूंज में ना होकर मौन में होती है। और कविता की एक और ख़ासियत ये है कि जिस बात को हज़ारों पन्ने रंग कर कहा जा सकता है, उसी बात को कविता बहुत संक्षेप में और बहुत सधे हुए, बहुत गहरे ढंग से कहने की सामर्थ्य रखती है, शक्ति रखती है। तो भले ही आज की हमारी मुलाकात भी नरेश जी आपके साथ बहुत छोटी सी रही, बहुत थोड़ी ही बातें हम आपसे कर पाए, लेकिन इन बातों में भी इतनी गहराई है, इतनी सच्चाई है, एक उम्मीद है कि हम उम्मीद करते हैं कि फिर ये उम्मीदें लौट लौट कर आएंगी, कविता लौट लौट कर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई बहुत थोड़ा समय था हम लोगों की बातचीत के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बातचीत का कुछ मर्म, हमारे समय का कुछ मर्म इस बातचीत से पहुंचा होगा। तो आपको बहुत बहुत और आपके वायर को बहुत धन्यवाद। जी, मैं भी वायर परिवार की ओर से आदरणीय नरेश सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.